फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई एक पर्सन है जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, फिर अप्लाई किया, कंपनी ने उसे शेयर्स अलॉट कर दिए। अलॉट करने के बाद जब कंपनी ने आगे अलॉटमेंट मांगी या कंपनी ने कॉल मनी मांगी तो उसने नहीं दिया। कंपनी ने फिर उसको एक लेटर भेजा कि भाई दे दो, फिर उसने नहीं दिया, फिर भेजा दे दो, नहीं दिया। तो मतलब आफ्टर एप्रोप्रिएट रिमाइंडर्स अगर कोई भी शेयर होल्डर कंपनी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं देता तो कंपनी के पास ये राइट है कि कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल कर सकती है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब हो गया कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स allotted to shareholders। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ता है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस फॉर द डेज, कितने दिन का नोटिस होना चाहिए? फॉर द डेज मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो भी किसी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है उस उतने डेज के बाद वो उनसे फॉरफिट कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान क्या रखना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या हम कह सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी कैन नॉट बी फॉरफिटेड। ये बस ध्यान रखना है। आप उनका यानी कि ओनली द फेस वैल्यू कैन बी फॉरफिटेड which has been received। कोई भी मनी जो कि हमें रिसीव हुई है वो हम फॉरफिट कर सकते हैं, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी फॉरफिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमारे पास फर्स्ट एंट्री आती है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जैसे हमने पहले की जर्नल एंट्रीज की हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, वो सब तो हम करेंगे, लेकिन जब भी ये आया कि नॉन पेमेंट की वजह से हमने शेयर्स फॉरफिट कर लिए तब हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना हमने मनी कॉल्ड अप किया है, हुआ क्या, जब भी तुमने अमाउंट ड्यू किया, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की, अलॉटमेंट ड्यू किया, फर्स्ट कॉल ड्यू की, फाइनल कॉल ड्यू की, जब भी अमाउंट ड्यू किया तो शेयर कैपिटल तुमने रेज की, क्रेडिट की। अब हमने जितनी रेज की थी वो वाला अमाउंट हमें अब वापस से डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज शेयर कैपिटल अब उतनी रेज नहीं रही, हमारी कैपिटल उतने से डिक्लाइन हो गई। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब अगर प्रीमियम मनी मिल गई तब तो हम उसे कहीं नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर नहीं मिली तो हम उसे डेबिट करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमने ये एज्यूम कर लिया था कि हमें इतना प्रॉफिट होगा, जो कि अब नहीं हो रहा है।
तो जो भी हमने प्रॉफिट एज्यूम किया था वो अब हमें नहीं हो रहा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। टू, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें आएगा अमाउंट रिसीव्ड। ये अब एक नया अकाउंट हमने ओपन कर लिया, जितना हमने अमाउंट रिसीव किया था वो फॉरफिटेड शेयर्स में डाल दिया। ये आपका नॉमिनल नेचर अकाउंट है, क्योंकि ये आपके लिए कंप्लीट प्रॉफिट हो गया। एक शेयर होल्डर जिसने मुझे 10 रुपये में से 6 रुपये पे कर दिए थे, मैंने उससे शेयर्स भी ले लिए और वो 6 रुपये भी ले लिए। वो बेचारा गया दोनों तरफ से, हमारे पास आ गई दोनों चीज़ें, वो शेयर्स भी आ गए और वो 6 रुपये भी आ गए। बहुत अच्छी बात है। जो उसने पे नहीं किया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ये वो मनी है जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड है। तो ये हमारी एंट्री हो गई फॉरफिचर ऑफ शेयर्स की, कि अगर हम शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल जितने से हमने कॉल्ड अप किया था वो डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट जो हमारा प्रॉफिट वाली फिगर थी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, नॉमिनल नेचर का है, कंप्लीटली प्रॉफिट है, शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एरियर्स जो हमें रिसीव नहीं हुआ। ओके, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। नेक्स्ट, जब ये शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए तो अब हम उन्हें री इशू करेंगे। जो भी फॉरफिटेड शेयर्स हैं, अब इसको बिल्कुल सिंपल लॉजिक समझो। मैंने 6 रुपये उस शेयर होल्डर के ले लिए, ये कोई एक मिस्टर ए थे जिनके 6 रुपये मैंने ले लिए। मिस्टर ए तो चले गए, खत्म, उनका केस तो खत्म। बी आया, बी से मैंने कहा भाई शेयर लेगा? हाँ ले लूँगा, 10 रुपये का शेयर है, ठीक है भाई। अब ये 10 रुपये का शेयर, मैंने उसे कहा तेरे को 10 रुपये देने भी नहीं पड़ेंगे, तेरे को 10 रुपये की चीज़ ना मैं 8 रुपये में दे दूँगा। बी को और क्या चाहिए? देखो डिस्काउंट तो ना हमारे हर ह्यूमन नेचर में है, ऐसा नहीं कि ये हम इंडियंस की बात है, ये हर एक की बात है। डिस्काउंट तो हमें जहाँ मिलेगा ना वहाँ हम पकड़ के लेते हैं। 10 रुपये की चीज़ 8 में मिलेगी, बहुत बढ़िया बात है, दे दो। कंपनी भी बहुत सियानी है, कंपनी के पास तो 6 रुपये पड़े हैं, उसने बी को 2 रुपये से खुश कर दिया, तब भी कंपनी के पास 4 रुपये बच गए, वो कंपनी का गेन हो गया, वो कंपनी का प्रॉफिट हो गया फिर भी। तो इन एनी हाउ कंपनी का तो फायदा ही फायदा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो भी हमारा रीइश्यू प्राइस है, जैसे कि इस केस में रीइश्यू प्राइस 8 रुपये हो गया, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, जो भी हमारा रीइश्यू डिस्काउंट है, टू शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल है, जितना हमने माना कि ये हमारी पेड अप वैल्यू है, अगर तो हमें कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, तो हम सिंपली जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी है ना, जितने से हमने यहाँ पे किया था वही हम यहाँ डाल देंगे सेम, अगर हमें कुछ नहीं बोला हुआ। लेकिन अगर हमें कुछ भी बताया है तो हम उसके अकॉर्डिंगली शेयर कैपिटल यहाँ लिख देंगे। अब बात यह है कि रीइश्यू डिस्काउंट में कितना दे सकते हो, मेरा मैक्सिमम रीइश्यू डिस्काउंट कितना हो सकता है। सो मैक्सिमम reissue discount is amount forfeited, यानी कि 6 रुपये, या तो मैं पूरा का पूरा 6 रुपये पास ऑन कर सकती हूँ,
ये मैक्सिमम रीइश्यू डिस्काउंट हो सकता है जितना मेरा अमाउंट फॉरफिटेड है। यानी कि मिनिमम रीइश्यू प्राइस मेरा कितना हो सकता है? अगर मैंने ये पूरे 6 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो 4 रुपए, यानी कि मेरा मिनिमम रीइश्यू प्राइस जो भी मेरी पेड अप वैल्यू है फॉर रीइश्यू माइनस रीइश्यू डिस्काउंट या अमाउंट फॉरफिटेड। मैं जितना मैंने अमाउंट फॉरफिट किया वो माइनस कर दूँ पेड अप वैल्यू में से, वो मेरा मिनिमम रीइश्यू प्राइस है। मैं इस शेयर को 3 रुपए पे इशू नहीं कर सकती, मैं इस शेयर को 3.5 पे भी रीइशू नहीं कर सकती, 4 रुपए पे तो मुझे करना ही करना पड़ेगा। वो मिनिमम है 4 रुपए करना, मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा प्राइस है कि इस पे तो हमें करना ही करना पड़ेगा। हम 6 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। ठीक है ना? ठीक है। अब जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में बताया कि अगर वो 8 रुपए पे इशू करता तो 2 रुपए का डिस्काउंट तो उसने बी को दे दिया, 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया फर्म को। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। So the third entry would be for transferring amount to capital reserve. कैपिटल रिजर्व हमारा नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, तो हम क्या कहते हैं? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो वैसे तो इसमें फिगर कौन सी आ रही है? When all forfeited shares are reissued। अगर हमने जितने शेयर्स फॉरफिट किए वो सारे के सारे हम रीइशू कर रहे हैं, तो ये बहुत आसान है कि हम इसमें बोलें अमाउंट फॉरफिटेड माइनस रीइशू डिस्काउंट। वेरी सिंपल। लेकिन व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, उस केस में हम एक फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट फॉरफिटेड, और ये फॉर्मूला कोई ऐसे नहीं है, दिस इज जस्ट अ यूनिटरी मेथड कि हमारा अगर इतने अमाउंट के लिए इतना कैपिटल रिजर्व है तो इतने के लिए कितना होगा टाइप ऑफ, मतलब अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। हमने प्रोपोर्शनेट निकाल दिया, ये जो अमाउंट फॉरफिटेड वाला चीज है इसको हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनेट में निकाल दिया, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस रीइश्यूड डिस्काउंट। तो वही चीज है, बस हमने उसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि हमने कितना अमाउंट, अगर हम सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू नहीं कर रहे, गॉट इट? तो ये है कि तुम्हारे पास 3 एंट्रीज होती है फॉरफिचर के केस में। फर्स्ट इज फॉर फॉरफिचर, सेकंड इज फॉर रीइश्यू, थर्ड इज फॉर कैपिटल रिजर्व। ये एंट्रीज और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। ठीक है जी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ए लिमिटेड फॉरफिटेड
100 shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 3 per share for non-payment of allotment. 4 रुपए की अलॉटमेंट बनी है इंक्लूडिंग प्रीमियम. इसका मतलब ये हुआ कि अलॉटमेंट हमारे पास 1 + 3 है. फर्स्ट कॉल हमारे पास 3 रुपीज की है और जो फाइनल कॉल है वो भी 3 रुपीज की है. तो उसने पे कितना किया? 3 + 3 + 1 7 रुपीज तो उसने पे नहीं किए फेस वैल्यू के, यानी कि जो एप्लीकेशन थी 3 रुपीज की वो उसने पे किया सिर्फ. ठीक है. अब हमारी फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल. अगर हमें लिखा होता है कि इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो हम हमेशा इक्विटी प्रेफरेंस हमेशा लगाएंगे पहले, बट क्योंकि हमें मेंशन नहीं है तो हमने कहा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप. फुली कॉल्ड अप था 100 × 10 यानी कि 1000. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 100 × 3, क्योंकि प्रीमियम हम तभी लिखते हैं when not received. इसके बाद 2 forfeited shares account. जितना अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है, कितना रिसीव हुआ? 100 × 3, ये वाला अमाउंट 300. 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. जितना अरियर्स में था पूरा 100 × 4 और फिर 2 कॉल्स इन एरियर्स. अकाउंट 100 × 6. ये हमने फॉरफीचर की एंट्री कर दी क्योंकि प्रीमियम मनी नहीं मिला इसलिए डेबिट कर दिया. सेकेंड एंट्री री इशू की जब करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट जितना भी री इशू प्राइस है 100 × 9. फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया 100 रुपीज. 2 शेयर कैपिटल 100 × 10 पूरा. तो बेसिकली 900 री इशू प्राइस हो गया. अगर हमसे MCQs में भी पूछा जाए तो हमें हर एक फिगर की टर्मिनोलॉजी पता होनी ज़रूरी है. 900 री इशू प्राइस हो गया, 100 री इशू डिस्काउंट हो गया और ये पेड अप वैल्यू हो गई. तो अगर मैं थर्ड एंट्री करूं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो सिंपली इतना मैंने फॉरफिट किया, इतना मेरा डिस्काउंट चला गया, तो 200 रुपए का कैपिटल रिजर्व आ गया. अच्छा ठीक है. ठीक है. हाँ. लेकिन तो ये हमारे पास हो गया कि प्रीमियम मनी नहीं मिली थी तो डेबिट कर दिया, जितना अमाउंट रिसीव हुआ, जितना डिस्काउंट था उसका डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में आ गया. अब यहीं पे अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाता, क्या चेंज आ जाता क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन हमारा मान लो चेंज हो गया, कुछ ऐसा हो जाता, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 कॉल्स, यानी कि A लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स
of 10 each issued at a premium of 3 per share, amount received on application 3 rupees and allotment rupees 4 for non-payment of 2 calls. यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा अब ट्विस्ट आ गया. क्या ट्विस्ट आ गया कि जो हमारे पास शेयर कैपिटल डेबिट हुआ था वो तो 1000 रहा, लेकिन प्रीमियम को हमने छोड़ दिया. यहाँ जो फॉरफिटेड शेयर्स आया, ये फॉरफिटेड शेयर्स आपका अब 100 इंटू 3 रुपये एप्लीकेशन के, और इस 4 में से 1 और 3 है, तो हम सिर्फ ये कंसिडर करेंगे और ये कंसिडर करेंगे. हाँ, तो इसमें प्रीमियम इसमें हम प्रीमियम को टोटली इग्नोर कर देंगे, बिकॉज व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड it cannot be forfeited. तो हमने प्रीमियम को टोटली इग्नोर कर दिया. 400 और 2 कॉल्स इन एरियर्स. ये जो मैं शेयर कैपिटल के लिए और फॉरफिटेड शेयर्स के लिए लिख रही हूँ, ये आप लोग प्रैक्टिस में तो चाहो तो लिख लो. जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो शॉर्ट फॉर्म्स लिख लो, बट डोंट मेक इट अ प्रैक्टिस इन एग्जाम, बिकॉज एग्जाम में इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो जब आप लोग 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तब आप लिख लो एक बार को, थोड़ी स्पीड अप करने के लिए, बट डोंट मेक इट अ प्रैक्टिस कि हाँ अब तो हम एग्जाम में भी ऐसे ही लिखेंगे. ठीक है. फिर हमारे पास बैंक फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर कैपिटल, यहाँ 1000, यहाँ 900, यहाँ 100. तो फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? अब यहाँ पे 400 में से 100 चला गया, तो 300 का कैपिटल रिजर्व आ गया. तो इस तरह से क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, बिकॉज पहले वाले केस में हमें प्रीमियम मनी मिली थी, दूसरे वाले केस में हमें प्रीमियम मनी नहीं मिली. तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया. अगर प्रीमियम मनी नहीं मिलती देन इट शुड बी डेबिटेड, बिकॉज हमने ड्यू के टाइम पे प्रीमियम मनी को क्रेडिट किया था और अब वो प्रॉफिट हमें नहीं हुआ, तो दैट शुड बी डेबिटेड अगेन. बट अगर प्रीमियम मनी मिल गई तो दैट प्रीमियम मनी हैज स्पेसिफिक यूजेस एंड that cannot be forfeited. Got it? अब ये हमारे पास केस है कि A Limited forfeited 100 shares of 10 each issued at a premium of ₹3. Amount received on application ₹3 per share and allotment ₹4 including premium. ये हमें रिसीव हो गया. नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, अब यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, और हमें जब आगे हमने बात की कि सेकंड कॉल के बारे में यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं बताया कि सेकंड कॉल का क्या हुआ, तो इसका मतलब सेकंड कॉल हुई नहीं है. तो अब यहाँ पे बात क्या आई कि जो तुमने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया वो 100 इंटू 7 से होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 1+3, फर्स्ट कॉल पे 3. इसका मतलब तुम्हारी जो फाइनल कॉल है वो 3 रुपीज की ही है. हाँ. और वो फाइनल कॉल हमने ड्यू ही नहीं किए, कॉल्ड अप ही नहीं किए. तो अगर हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट ही नहीं किया तो हम उसे डेबिट भी कैसे कर सकते हैं? हमने ड्यू ही नहीं की जो चीज़, वो हम डेबिट कैसे कर सकते हैं? तो हमने शेयर कैपिटल को डेबिट किया 100 इंटू 7 और 2 फॉरफिटेड शेयर्स
हमें 100 इंटू 4 रुपीज मिल गए और 2 कॉल्स इन एरियर्स। 100 इंटू 3, सिर्फ 3 रुपीज कॉल्स इन एरियर्स में रहे। अभी कंपनी की रेपुटेशन काफी अच्छी ही होगी, जो उसने पहले भी प्रीमियम पे इशू किया और दोबारा भी उसने प्रीमियम पर इशू कर दिया 1200 रुपए पे, और हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, हमें कुछ भी नहीं बताया कि री इशू करते समय फुली पेड अप भी नहीं लिखा हुआ, जैसे पहले के क्वेश्चंस में फुली पेड अप लिखा था। तो यानी कि जितना हमने यहाँ पे डेबिट किया है उतना ही यहाँ क्रेडिट कर सकते हैं फिर हम। तो यानी कि यहाँ तो 700 ही आएगा। तो अब देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में वो 500 रुपए ले गए, ठीक है। हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 500 रुपए चले गए। तो 1200 रुपए पे जब री इशू हुआ तो 700 कैपिटल में जाएंगे, 500 रुपए प्रीमियम में चले जाएंगे। मतलब उन्होंने पहले भी प्रीमियम पे किया था और अब फिर से प्रीमियम पे कर दिया। और फिर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट तो कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व, पूरा का पूरा अमाउंट 400 एज इट इज कैपिटल रिजर्व में आ गया, ठीक है। हाँ, ये वाला केस करते हैं। यहाँ पर हमने कहा 100 शेयर्स ऑफ 10 each issued at a premium of 3, amount received on application ₹3 per share, सेम चीज चल रही है। अलॉटमेंट 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, 60% of these shares reissued at premium, reissued at 8 rupees। अब यहाँ पर भी कलर चेंज कर लेते हैं, इजी रहेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 700 ही आएगा, $400 और ये भी कितना आएगा? अरे ये 300 था, 300 आएगा। अब जब हमने री इशू किया तो री इशू में 60% का मतलब 60 शेयर्स 8 रुपीज पे री इशू हुए। फुली पेड अप का मतलब है शेयर कैपिटल में 60 इंटू 10 पूरे आएंगे और फॉरफिटेड शेयर्स में 60 इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि हमने 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। जो हमने यहाँ पे 4 रुपए फॉरफिट किए, ये जो 4 रुपए हमने फॉरफिट किए उनमें से 2 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो देखा जाए तो कैपिटल रिजर्व 4 रुपए फॉरफिट हुए, 2 रुपए का हमारा डिस्काउंट हुआ, तो ₹2 पर शेयर आ गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, ये एक शॉर्टकट है जब हमें फॉर्मूला नहीं यूज करना। तो नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू कैपिटल रिजर्व पर शेयर, तो 60 इंटू 2 120। दिस इज वन वे टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व। और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे यूज होगा? अमाउंट फॉरफिटेड 400, नंबर ऑफ शेयर्स
forfeited 100, number of shares reissued 60 minus reissued discount. मैं फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ जो हमने किया था पहले. हमने किया amount forfeited, number of shares forfeited, number of shares reissued. इन सब में से हमने reissue डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो ये आ गया 240 माइनस 120 120. तो हमारी एंट्री वही की वही रहेगी. अमाउंट कैलकुलेट करने के दोनों मेथड्स हैं. वी कैन ऑप्ट एनी मेथड. बस आपको जो इस पे कॉन्फिडेंस आए आप वो रखो. फॉर्मूला तो देखो एवरग्रीन है, लेकिन अगर आपने शॉर्टकट भी सीख लिया तो आप वर्बली भी निकाल सकते हो. तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट 120. तो ये वेरियस अलग अलग केसेस हैं और ऐसे बहुत केसेस हमारे और निकल कर आएंगे जिन पर हम क्वेश्चंस जैसे जैसे करेंगे ना वैसे वैसे प्रैक्टिस और होती चली जाएगी. ठीक है, गॉट इट? हाँ.